हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन और उसमें हमारा आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में अधिशोषण के अनुप्रयोग। तो एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन हम पढ़ते हैं। तो टॉपिक है अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग यानी आम जीवन में और दैनिक जीवन में कहां कहां अधिशोषण की घटनाएं देखने को मिलती हैं वो है, तो इसे बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। पहले बिंदु की बात करूं तो हम बोलेंगे निर्वात उत्पन्न करने में। निर्वात आप बोलते हो वैक्यूम को। वैक्यूम यानी वायु रहित स्थान निर्वात कहलाता है। तो निर्वात उत्पन्न करने में तो मैं आपको बताऊं कि निर्वात पंप बना होता है। निर्वात पंप में चारकोल भर दिया जाता है और निर्वात पंप को जब शुरू करते हैं लाइट में लगा करके, तो मशीन जब चलती है तो एक पाइप होती है, पाइप के माध्यम से और वो हवा अंदर की तरफ खींचता है। वैक्यूम पंप, निर्वात पंप अंदर की तरफ हवा खींचता है। तो उस हवा के साथ जो जीवाणु कीटाणु है वो भी चले आते हैं, वायु भी चली आती है और वो उसके अंदर मशीन में भरे हुए चारकोल के ऊपर आकर वो वायु अधिशोषित हो जाती है और फिर कुछ समय पश्चात उस चारकोल को बदल देते हैं, नया चारकोल वहां भर देते हैं। फिर दोबारा से प्रक्रिया शुरू करते हैं और वैक्यूम पंप को स्टार्ट करके तो वो अपनी सतह पर और चारकोल है वो वायु अधिशोषित करता रहता है और फिर हम उस चारकोल को बदलते रहते हैं। इस प्रकार वो क्षेत्र जहां हम वैक्यूम पंप लगाते हैं वो निर्वात उत्पन्न कर देता है, यानी वो क्षेत्र वायु रहित हो जाता है। तो याद रखना है कि निर्वात उत्पन्न करने के लिए निर्वात पंप काम में लिया जाता है और निर्वात पंप में क्या भरा होता है? चारकोल भरा होता है। और ये चारकोल क्या करता है? चारकोल अपनी सतह पर गैसों का अधिशोषण कर लेता है। गैसों का क्या कर लेता है? अधिशोषण कर लेता है ये चारकोल। और गैसों के साथ साथ मैं बता चुका हूं जो जीवाणु कीटाणु हैं वो भी चले आते हैं, तो वो भी चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और फिर एक निश्चित अवधि के पश्चात हम उस चारकोल को बदल देते हैं, वहां नया चारकोल भर देते हैं। तो आपने जो बड़े बड़े मॉल वगैरह हैं उनमें देखा होगा वो पंप साफ करने वाला, धूल मिट्टी को साफ करने वाला पंप, वो वैक्यूम पंप ही होता है, ठीक है ना। वैक्यूम क्लीनर कहते हैं हम वहां उसे। और दूसरे बिंदु की मैं बात करूं तो आप काम में ले लेना गैस मास्क बनाने में। दूसरा बिंदु आप क्या बोलोगे? गैस मास्क बनाने में। तो गैस मास्क बनाने में और अपने अधिशोषण की प्रक्रिया है वो काम में ली जाती है। तो मैं आपको समझाऊं, स्पष्ट करूं तो कोयले की जो खान होती है, कोयले की खानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको वहां निकलने वाली जो जहरीली गैस है उन जहरीली गैसों के प्रभाव से बचाने के लिए और ऐसे मास्क दिए जाते हैं जिन मास्क की बीच की लेयर में और सक्रिय चारकोल भरा होता है। तो वो चारकोल और गैसों को, जहरीली गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है और वो श्रमिक हैं वो जहरीली गैस के प्रभाव से बच जाते हैं। तो जो कोयले की खान है वहां विशेष तौर से कोयले की जो खान है, तो कोयले की खानों में और ये आपकी गैस मास्क प्रयुक्त किए जाते हैं और उन मजदूरों को जहरीली गैसों के प्रभाव से बचाने के लिए। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फिर 3 नंबर बिंदु की हम बात करें तो हम बोल देंगे रोगों के उपचार में। विभिन्न रोगों बोलूं या व्याधि, याद रखना हम व्याधि भी बोलते हैं, तो व्याधियों या रोगों के उपचार में। तो हमारे जब कोई घाव हो जाता है तो उस घाव पर हम और कोई ऑइंटमेंट यानी मलहम, कोई दवा लगाते हैं, तो क्या होता है कि आने वाले जीवाणु, विषाणु, कीटाणु उस घाव पर बैठते हैं
और जैसे हमने उस पर ऑइंटमेंट वो मलहम लगा लिया तो वो जीवाणु कीटाणु उस मलहम की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और अधिशोषित होकर वो मर जाते हैं और वो घाव के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो रोगों के उपचार में, व्याधियों के उपचार में और अधिशोषण की प्रक्रिया काम में ली जाती है। और बता चुका हूं कि रोगों जैसे घाव हो गया तो घाव पर और ऑइंटमेंट लगा देते हैं तो आने वाला जीवाणु विषाणु उस ऑइंटमेंट पर जैसे ही बैठेगा तो वो उस ऑइंटमेंट की सतह पर अधिशोषित हो जाएगा, अधिशोषित होकर वो वहां मृत हो जाएगा, मर जाएगा और शरीर में नहीं पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार और जो रोगों के उपचार में और अधिशोषण की प्रक्रिया काम में ली जाती है। फिर नेक्स्ट बिंदु की बात करूं मैं आर्द्रता निवारण में, यानी नमी हटाने में, आर्द्रता हटाने में हम बोल सकते हैं। तो आर्द्रता हटाने में और अपने अधिशोषण की प्रक्रिया काम में ली जाती है। तो मैं बता चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ आते हैं जो अपने सतह पर वायु को अधिशोषित कर लेते हैं, तो जिससे जो नम वायु है वो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाती है और वो वातावरण है वो शुष्क हो जाता है, उसमें से नमी हट जाती है। जैसे मैंने अभी बात की थी सिलिका जेल, सिलिका जेल भी हम इस प्रक्रिया में काम में लेते हैं। और सिलिका जेल के अलावा एक और भी होता है, सिलिका जेल तो आसानी से मिल जाता है और आपने देखा भी है और ये इतना महंगा नहीं है, सस्ता है। एक और होता है एल्यूमिनियम जेल, ठीक है ना, क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम जेल भी आता है। ये थोड़ा सा महंगा होता है तो इसको अक्सर कम काम में लिया जाता है। लेकिन सिलिका जेल तो बता चुका हूं, एक छोटी सा बना हुआ पैकेट आता है जिसमें चीनी के आकार के और दाने होते हैं। और बता चुका हूं कि चमड़े की बनी हुई वस्तुएं उन वस्तुओं की पैकिंग में और वो रखी जाती है। जैसे आप ये थर्मस वगैरह खरीदते हो तो थर्मस के अंदर भी एक वो छोटी सी पैकेट निकलती है, तो वो क्या है, वो सिलिका जेल ही तो है। और वो सिलिका जेल अपनी सतह पर और याद रखना नमी को अधिशोषित कर लेती है, नमी यानी आर्द्रता को, मॉइस्चर को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है, जिससे उस वातावरण में से नमी तो अधिशोषित हो जाती है और वहां की वायु शुष्क हो जाती है। तो नमी हटाने में सिलिका जेल है वो और एल्यूमिनियम जेल काम में लेते हैं और ये अधिशोषण के सिद्धांत पर और जो नमी है उसको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है, जिससे वो वायु शुष्क हो जाती है और वहां से नमी हट जाती है। नेक्स्ट फिर मैं अगले बिंदु के रूप में बात करूं तो विलयन की रंगीन अशुद्धियां हैं वो हटाने में भी काम में ली जाती है अधिशोषण की प्रक्रिया। तो विलयन की रंगीन अशुद्धियों को, रंगीन और जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को हटाने में और अधिशोषण प्रक्रिया काम में ली जाती है। मैं इसको एक अच्छे तरीके से आपको उदाहरण देके बता चुका हूं कि मैंने कहा जब उद्योगों में चीनी का निर्माण होता है, शुगर का निर्माण होता है, तो गन्ने के जूस से, गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है और गन्ने का जूस है हल्के भूरे कलर का होता है, तो उसमें अशुद्धि के कारण वो हल्के भूरे कलर का होता है। लेकिन चीनी तो हम देखते हैं व्हाइट कलर की होती है, लेकिन बनती तो वो उस गन्ने के जूस से ही है। तो फिर क्या होता है, गन्ने के जूस में जो अशुद्धियां होती हैं उन अशुद्धियों को हटाने के लिए उसमें जंतु चारकोल डाल दिया जाता है। जंतु चारकोल यानी जंतुओं की हड्डियों को जलाकर कोयला बनाते हैं और उस कोयले को बारीक पाउडर के रूप में पीस लेते हैं और वो फिर चारकोल बोलते हैं उसे, और उसे उस गन्ने के जूस में डाल दिया जाता है और हिलाते रहते हैं। तो अशुद्धियां जो गन्ने के जूस में, रस में अशुद्धियां, वो चारकोल उन अशुद्धियों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर देता है और अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं। ऊपर से उनको किसी यंत्र द्वारा हटा लिया जाता है और शुद्ध गन्ने का जूस और नीचे शेष बच जाता है। फिर उनको और क्रिस्टलीकरण क्रिया से जमा लेते हैं और चीनी का निर्माण कर लेते हैं। तो वो जो विलयन है, गन्ने के जूस का विलयन है, उसमें वो रंगीन अशुद्धियां उनको हटाने के लिए उसमें चारकोल डालते हैं और वो चारकोल उन अशुद्धियों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, जिससे उस विलयन की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। अधिशोषण का अगला प्रयोग है, 6 नंबर बिंदु की बात करूं, अक्रिय गैसों
जिससे आप निष्क्रिय भी बोलते हो, अक्रिय गैसों का पृथक्करण, यानी जो निष्क्रिय गैस हैं उनका मिश्रण हम ले लेते हैं, तो उस मिश्रण में से और उन गैसों को अलग अलग कैसे करते हैं। तो अक्रिय गैसें आप जानते हो, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये अक्रिय गैसें होती हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और ये रेडोन, तो ये अक्रिय गैसें हैं। ये सारी एक ही पात्र में हम मिश्रित कर लें, फिर इनको अलग अलग करना चाहे तो हम अधिशोषण के सिद्धांत से इनको अलग करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये सारी गैसों का मिश्रण हमने ले लिया, ठीक है ना, एक पात्र में इन सारी गैसों का मिश्रण हमने ले लिया, फिर क्या करते हैं, इस पात्र में ये गैसें भरी हुई है, तो हम क्या करते हैं, इसमें बारीक पाउडर के रूप में एक पदार्थ डालते हैं जिसे बोलते हैं नारियल चारकोल। नारियल का बना हुआ चारकोल काम में लेते हैं। नारियल को जला लिया जाता है, जलाने पर और जब वो काला हो जाता है तो उसको बारीक पाउडर के रूप में पीस लेते हैं, जिसे नारियल चारकोल कहते हैं। नारियल चारकोल को जब आप इसमें डाल दोगे उन कणों को, तो उन कणों की सतह पर और ये गैसें अधिशोषित हो जाएंगी। और याद रखना, इनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सभी गैसें वो भिन्न भिन्न दर से अधिशोषित होती हैं। कोई गैस उस पर पहले अधिशोषित हो जाएगी और कोई गैस उस पर बाद में अधिशोषित होगी। तो याद रखना, जिसका अणुभार अधिक है वह गैस नारियल चारकोल के कणों पर पहले अधिशोषित होगी। जिसका अणुभार कम है, हल्की है जो, वो बाद में अधिशोषित होगी। तो इस प्रकार जो अक्रिय गैसें हैं उनके मिश्रण में से उन गैसों को पृथक करने के लिए नारियल चारकोल डाला जाता है, जिससे ये गैसें नारियल चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं और भिन्न भिन्न वेग से, भिन्न भिन्न दर से अधिशोषित होती है। इस प्रकार इनको पृथक कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट बिंदु की बात करूं तो आप बोल देना विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण, तो विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, पहले तो आप ये सुन लीजिएगा ध्यान से। एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी, दो उत्प्रेरण होते हैं। तो मैं पहले आपको यूं समझाऊं, जैसे ये नाइट्रोजन गैस है, गैसीय अवस्था में मैंने पैरों में लिखा, फिर हाइड्रोजन है, ये भी गैसीय अवस्था में पैरों में लिख देता हूं और एरो का निशान लगा दूं और निशान के बाद यहां दोनों के संयोग से अमोनिया बना देता हूं। अमोनिया भी गैसीय अवस्था में है और इसमें एक उत्प्रेरक डालता हूं Fe, लोहा। लोहा आप जानते हो सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो पैरों में हमने इसके S लगा दिया, सॉलिड स्टेट मैंने बता दिया। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, तो बैलेंस करूं तो नाइट्रोजन 2, तो यहां 2 लगाऊं और यहां 3 लगाऊं, तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है ना। अब सुनिए क्या होता है, ये देखो दोनों क्रियाकारक गैसीय अवस्था में है और ये उत्प्रेरक किस अवस्था में, उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है। तो यह प्रक्रम विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। कैसे, जब किसी गैसीय अभिक्रिया में क्रियाकारक तो गैसों के रूप में हो और जो उत्प्रेरक है वो ठोस अवस्था के रूप में हो, तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। और होता क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण है, याद रखना, इसमें यह प्रक्रम अधिशोषण के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे, मैं बताऊं, ये दोनों क्रियाकारक गैसीय अवस्था में और ये दोनों के दोनों इस ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं। ये दोनों गैसें इस ठोस उत्प्रेरक Fe की सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं और अधिशोषित होकर के और इनका वेग बढ़ जाता है। अधिशोषित हो जाने से इनका वेग बढ़ जाता है, जिससे उत्पाद जल्दी बनता है, शीघ्र बनता है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया है उसमें, और आपके ये गैसीय क्रियाएं हैं वो काम आती है। तो गैसीय क्रियाकारकों में जब कोई ठोस उत्प्रेरक डाला जाता है तो ठोस उत्प्रेरक की सतह पर गैसीय क्रियाकारक अधिशोषित हो जाते हैं और उत्पाद शीघ्र बन जाता है, जिसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो मैं यूं बोलूंगा, विषमांगी उत्प्रेरण हमेशा
अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर नेक्स्ट में 8 नंबर बिंदु के रूप में बात करूं तो आप बोल देना झाग पलवन विधि। कौन सी विधि? झाग पलवन विधि। और ये एक लेसन लगता है हमारे सिलेबस में, 6 नंबर लेसन धातु निष्कर्षण, वहां हम पढ़ेंगे। ये धातुओं के शोधन की एक विधि है। धातुओं के साथ जब कोई आयशक मिले होते हैं तो उनको धातुओं को अलग करने के लिए, धातुओं का शोधन करने के लिए और इस विधि को काम में लेते हैं। तो इसमें याद रखना झाग पलवन विधि है वो अधिशोषण के सिद्धांत पर काम करती है। इस विधि में क्या करते हैं, चीड़ का तेल, चीड़ एक वृक्ष होता है, ठीक है ना, और उससे तेल प्राप्त होता है। चीड़ का तेल काम में लेते हैं और ये चीड़ का तेल क्या करते हैं, हम कोई धातु जो आवश्यक है जिस पर धातु के साथ अशुद्धियां भी लगी हुई, उसको बारीक पाउडर के रूप में पीस लेते हैं। किसको? धातु आवश्यक को। और फिर उसे पात्र में डालते हैं और पात्र में डालने के बाद उसमें चीड़ का तेल डाल देते हैं। तो क्या होता है कि जो अशुद्धियों के कण हैं वो इस चीड़ के तेल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और शुद्ध धातु सॉल्यूशन में नीचे बच जाती है, ठीक है ना। अशुद्धियों के जो कण हैं वो तो चीड़ के तेल की सतह पर अधिशोषित होकर ऊपर आ जाते हैं और शुद्ध धातु नीचे बच जाती है। तो याद रखना धातु आयशक बोलोगे आप, ठीक है ना। धातु जो आयशक है, धातु आयशक के मिश्रण में जब चीड़ का तेल प्रवाहित किया जाता है तो धातु आयशक की अशुद्धियां चीड़ के तेल पर अधिशोषित हो जाती हैं और ऊपर आ जाती हैं, जिन्हें हम किसी विधि से हटा लेते हैं उन अशुद्धियों को, और फिर नीचे पात्र में शेष धातु शुद्ध बच जाती है सॉल्यूशन के अंदर, उसे अलग से काम में ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट में बात करूं तो बारी आती है आपके अधिशोषण सूचक। किस रूप में? अधिशोषण सूचक के रूप में, अधिशोषण सूचक के रूप में। तो याद रखना कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दूसरे पदार्थ की सतह पर आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं। जैसे मैं यूं बोलूं कि सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड लेते हैं हम, सिल्वर हैलाइड जिसे आप याद रखना AgX बोलते हो। सिल्वर हैलाइड का सूत्र क्या लिखोगे? AgX। यहां कोई भी हैलोजन लगा दीजिए लेकिन धातु सिल्वर रखनी है आपको, सिल्वर हैलाइड। तो सिल्वर हैलाइड क्या करता है? वास्तव में ये एक ऐसा और आपके हैलोजन यौगिक है जो कि जैसे बताऊं इयोसिन, कौन? इयोसिन, इसके अलावा फ्लोरोसिन, 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 ये रंजक है दोनों के दोनों, ये दोनों और डाई होती हैं। कौन होते हैं? ये दोनों के दोनों रंजक होते हैं, डाई होती है। तो ये सिल्वर हैलाइड क्या करता है? इन दोनों रंजकों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, ठीक है ना। अलग अलग हम इनको डालते हैं और ये इनको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है और फिर हम उसे बोलते हैं, जब ये पूरी तरह अधिशोषित हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि अधिशोषण बिंदु प्राप्त हो गया। तो सिल्वर हैलाइड है वह इयोसिन और फ्लोरोसिन जैसे रंजकों को अपनी सतह पर आसानी से अधिशोषित कर लेता है और अधिशोषित कर लेने पर एक बिंदु प्राप्त होता है जिसे अंतिम बिंदु कहते हैं और अंतिम बिंदु के माध्यम से हम ये जान लेते हैं कि सिल्वर हैलाइड पर और इन रंजकों का पूरी तरह अधिशोषण हो चुका है। तो सिल्वर हैलाइड जैसे यौगिकों की सतह पर और कुछ रंजक हैं वो अधिशोषण सिद्धांत से अधिशोषित होकर अपना रंग प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट में बात करूं तो आप याद रखना 10 नंबर बिंदु में बोलूं वर्ण लेखिकी। क्या बोलूं? वर्ण लेखिकी, जिसे आप क्रोमेटोग्राफी बोलते हो। क्या बोलते हो इसे आप इसे क्रोमेटोग्राफी बोलते हो। और
क्रोमेटोग्राफी में याद रखना एक बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रीक भाषा में क्रोमा शब्द का अर्थ होता है रंग, कलर। ग्रीक भाषा का शब्द है क्रोमा, क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा रंग होता है, ग्राफी का मतलब ग्राफ बनाना, आरेख बनाना, निरूपण करना। तो रंगों को हम अलग करके उनका निरूपण करते हैं, उनसे आरेख बनाते हैं क्रोमेटोग्राफी विधि में। तो मैं अब यूं बोलूं कि वर्णलेख की एक ऐसी विधि है जिसमें विलयन में उपस्थित और विभिन्न रंगों को पृथक किया जाता है। वर्णलेख की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी विलयन में उपस्थित अलग अलग रंगों को और पृथक किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न रंग हैं, वो किसी अधिशोषक की सतह पर भिन्न भिन्न गति से अधिशोषित होते हैं। सपोज कीजिए आपने एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन में आपने कई पौधों के रंग डाल दिए, पौधों की पत्तियों से, तनों से लेकर के रंग डाल दिए और उनको आपको अलग अलग करना है। तो आप उसमें एल्यूमिना जेल लेकर के, ठीक है ना, एल्यूमिना जेल लेकर के और आप एक पट्टी पर लेप कीजिए, उस पट्टी को सॉल्यूशन में रख दीजिए, तो विभिन्न रंग उस एल्यूमिना जेल की पट्टी पर और भिन्न भिन्न क्रम में अधिशोषित हो जाएंगे और इस प्रकार उन रंगों को हम पृथक कर लेंगे। तो भिन्न भिन्न रंगों को किसी विलयन से पृथक करने की विधि वर्णलेख की विधि कहलाती है, जो कि अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है।